Hi friends, welcome back to my channel. We have started with महा रिविजन ऑफ नीट 2024 और आज हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास से। सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है क्या नहीं वो तुम लोग सबको पता है, कैसे फाइंड करने का वो समझ लो। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें टाइप 1 होता है पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हो गए, मास m1 मास m2 और इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। तो स्टेप 1 दोनों में से कोई भी एक को या जितने भी होंगे उसमें से एक को ओरिजिन मान लो। दूसरा कोऑर्डिनेट लेट से r अगर डिस्टेंस पे है तो r,0 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है xcm का m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0, m2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, ये एक्स कोऑर्डिनेट बन गया। तो सर इसमें ट्राइंगल हुआ तो हाँ, तो ट्राइंगल भी हो सकता है ना। तीन कॉर्नर पे हमारे तीन मास कनेक्टेड है, m1 m2 और m3। क्योंकि अभी कुछ हाइट पे है तो YCM भी ढूंढेंगे, जिसमें y कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट होगा। एक को ओरिजिन ले लिया, समझो ये 3, तो ये 3,0, ये भी 3, ये भी 3। अब जो हाइट कितना होता है इसका, तो हाइट अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि 3 है तो 60 के सामने वाला होता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइट हो गया इसका √3 2 और इसका आधा दैट इज 3/2 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। तो अभी सारे लोगों का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, इधर एक आ जाएगा m3 x3 और नीचे m3। बस इतना ही फर्क होता है। तो जब पॉइंट मास होते हैं तो सिंपल एक को ओरिजिन नाम दे दो, सारे लोगों के कोऑर्डिनेट ढूंढ लो और सब्स्टिट्यूट कर लो। अब दूसरा होता है बॉडी मास। अब बॉडी मास मतलब कैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लेमिना दिया हुआ है हम लोगों को, बोला इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। तो इसका टोटल मास अज्यूम करते हैं 3m है या 3 kg है, टोटल मास 3 kg। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं बराबर ऐसा। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये 3 पार्ट। और बॉडी जो दिख रहा है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढा। अज्यूम ये स्क्वायर, मेरे डायग्राम पे मत जाओ, मेरे डायग्राम गंदे होते हैं, मेरे डायग्राम पे मत जाओ। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, समझो हर एक का साइड दिया है उसने a, तो इसका पॉइंट मिल जाएगा अपने को। देखो अगर ये a है और ये भी a है, ये a है और ये भी a है, तो मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे a/2, a/2। फिर आगे इधर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3a/2, a/2। 3a/2 कैसे आया सर, a प्लस और आधा लिया दैट इज 3/2। ऊपर अगर ऊपर के कोऑर्डिनेट मेजर करने यहाँ पे, तो हाइट हो जाएगा a/2 प्लस आधा विच इज 3a/2 और x कोऑर्डिनेट इतना ही रहेगा दैट इज a/2। फिर ओरिजिन यहाँ पे लिया है, ये रहा ओरिजिन 0 0। तो xcm का वैल्यू मास है 1 kg इंटू a/2 इसका कोऑर्डिनेट, प्लस मास है 1 kg इसका कोऑर्डिनेट 3a/2 प्लस मास 1 kg इसका x कोऑर्डिनेट a/2 डिवाइड बाय 1 + 1 + 1 विच इज 3। वैसे ही YCM ढूंढ लेंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास के बारे में और एक दो बातें बताऊंगा।
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, थर्ड टाइप, एक बॉडी है और उसमें से कुछ पार्ट निकाल दिया है हमने, इतना पार्ट रिमूव कर दिया है इसका, सम पार्ट इज रिमूव्ड। तो जब सम पार्ट इज रिमूव्ड होगा तो क्वेश्चन में होगा शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। तो तब मेरा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, XCM YCM जैसे भी लिखना है, तब सेंटर ऑफ मास का वैल्यू लिखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं उसको समझो, M1 X1 लिखा है, M1 X1 X2, X1 X2 रखो, कोऑर्डिनेट है वो, तो X1 X2, मास को रिप्लेस करो इसके एरिया से, बीच में माइनस, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। जब भी सम पोर्शन ऑफ द मास इज रिमूव्ड बोला है, मेरा फॉर्मूला ये होगा। अब इसमें A1 क्या, बड़े ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसका एरिया, A2 क्या, जो पार्ट रिमूव करना है उसका एरिया, X1 क्या, तो बड़े ऑब्जेक्ट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो छोटे ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट होगा वो। जनरली हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट के x कोऑर्डिनेट को 0 0, इसके x कोऑर्डिनेट को कुछ लिया है r/2, 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया r/2, सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये कब यूज करने का, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, जब सम पोर्शन इज रिमूव्ड, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का फॉर्मूला ये बनेगा। कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करते हैं लेकिन ये फास्ट मेथड है। नेक्स्ट फोर्थ, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू लिखा तो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, किसका, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही 0 होता है। तो आंसर है सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिनली रेस्ट पे है और हमने कुछ बॉडी को मूव किया, फॉर एग्जांपल ये प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर समझो 2 लोग खड़े हैं, इधर खड़े हैं, पहले दोनों का कुछ मास है, प्लैंक का कुछ मास है, समझो 100 kg ये है, 50 kg का ये है, 40 kg ये है। तो ये तीनों का मिला के एक सेंटर ऑफ मास बनेगा। अब बोला कि ये 40 वाला इधर आ गया, 50 वाला उधर आ गया, तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, तो आंसर है 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ये दोनों अपने अपने जगह को अगर चेंज भी करेंगे तो सेंटर ऑफ मास तो अपने जगह पे ही रहेगा। तो याद रखना, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब बिफोर मोशन ऑफ दिस पर्सन एंड आफ्टर मोशन ऑफ दिस पर्सन सेंटर ऑफ मास अपने जगह पे ही रहेगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। दूसरी बात, आगे जाके हम लोग सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लेंगे। अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले लेंगे तो इसका एडिशन 0 होगा, मतलब न्यूमरेटर 0 होगा। वो बाद में जब आएगा तब मैं वापस बताऊंगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास में इतनी बातें याद रखनी है। पहली बात, पॉइंट मास आएगा तो क्या करने का, फिर आता है बॉडी मास होगा तो उसको कन्वर्ट करने का पॉइंट मास में, कुछ पोर्शन रिमूव करेंगे तो फॉर्मूला ही चेंज कर देंगे, और एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिलने वाला है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है नीट में 2 बार, और हम कुछ अलग कैलकुलेशन करके आते हैं। कुछ लोग कैलकुलेशन करके आते हैं, V ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये निकाल के आते। भाई ये कब लगाना है पता है क्या, तो पूरे नीट में नहीं लगाने का, क्योंकि नीट में जनरली ये लोग यही टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे आते ही नहीं है। तो क्यों यूज करने का, क्यों समझने का क्या है, ठीक है। तो मैंने जितनी बात की है उतना याद रखो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोटेशनल में सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक आइडिया ये होता है जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, बेसिकली मास ही है जो रोटेट करने में ऑपोज कर रहा है, इसके लिए इसको इनर्शिया नाम दिया। मूवमेंट मतलब रोटेशन को ऑपोज करेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है मास पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे एंड शेप। ये चार ही चीजें हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। पहला तो पता है तुम लोग को, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को समझने के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं, डिस्क और रिंग। दोनों देखने में तो एक जैसी है लेकिन कुछ फर्क है। रिंग का जो मास है वो सिर्फ रेडियल पॉइंट पे ही होता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर है तो उसका मास सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, लेट्स से 5, तो हर एक 5 डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर मैं डिस्क की बात करूं तो एक्सिस से मास चालू हो गया कुछ 0.1 डिस्टेंस पे, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा करके 5 तक जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों में अलग है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जितना एक्सिस से मास दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला है I = समेशन ऑफ mr²। जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होगी कि भाई 10 पार्टिकल है इधर जगह पे, तो हमेशा समेशन ऑफ mr² से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ऑलरेडी एक रॉड रोटेट हो रहा है, उस पर 2 पार्टिकल और ऐड कर लिए, तो वो 2 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² से। ठीक है, अब हम चैप्टर में जब कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको हर एक जन को पता होगा, एक टेबल बना के देते हैं सर कि भाई रिंग का इतना है, डिस्क का इतना है, ऐसा रोटेट किया। तो वो मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उसका एक टेक्निक बता देता हूँ तुम लोगों को कि कैसे होता है। सबसे पहले टेक्निक मैं बताना चाहूँगा रिंग के लिए। रिंग के लिए नॉर्मल एक्सिस पे जब बात करेंगे, नॉर्मल एक्सिस का मतलब होता है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। सर इतना सारा बोला, क्या होता है ये? तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक रिंग है बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास, यहाँ से ये रोटेट हो रहा है कुछ ऐसे, एंड दिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला होता है mr²। m इज अ मास, r इज अ रेडियस। लेकिन अगर इसी में नॉर्मल एक्सिस में अगर मैंने इसके एक्सिस को यहां शिफ्ट कर लिया, मतलब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन अगर ऐसा हो गया, तो इसमें एक mr² हर बार ऐड करने का प्रोसेस यही होगा। तो mr² प्लस mr² बिकम 2mr², बराबर। तो ये रिंग के लिए लिखता हूँ, एक काम करता हूँ ऐसा बना देता हूँ, ये रिंग के लिए। तो डिस्क के लिए क्या होता है? तो डिस्क के लिए होता है ये mr²/2, इसमें एक mr² ऐड करूंगा तो 3mr²/2 हो जाएगा। मैं बेसिक याद रखूंगा इसको, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन लाने के लिए प्लस mr² कर देने का, प्लस mr², मोस्टली यही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट फाइंड करता हूं, चलो अलोंग द डायामीटर, दिस अलोंग द डायामीटर इज बेसिकली अलोंग द सेंटर पैरेलल टू प्लेन, दिस इज पैरेलल टू प्लेन। तो पैरेलल टू प्लेन जब भी होगा तो जो नॉर्मल एक्सिस पे होता है उसका आधा कर देने का। तो इसका आंसर होता है mr²/2, तो फिर इसका आंसर आएगा mr²/4। जो भी यहाँ पे होगा दैट इज नॉर्मल एक्सिस, उसका आधा करेंगे तो अलोंग द डायामीटर या पैरेलल टू प्लेन होगा। और इसके पैरेलल में अगर बनाया, मतलब टेंजेंट
पैरेलल टू प्लेन, अगर ऐसा पूछा तो इसमें mr स्क्वायर ऐड करना है, दैट इज 3mr स्क्वायर बाई 2, दिस बिकम 5mr स्क्वायर बाई 4। वापस टेक्निक बताता हूं कि नॉर्मल एक्सिस पे तो याद रखना ही पड़ेगा, उसका कोई प्रॉब्लम अपने को है नहीं। नॉर्मल एक्सिस, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो नॉर्मल में एक mr स्क्वायर ऐड कर लो। नॉर्मल को अगर हाफ कर दिया तो अलोंग दी डायामीटर हो जाता है, और डायामीटर में एक mr स्क्वायर ऐड किया तो टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन हो जाता है। तो ये ऐसे याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे बाकी शेप्स का भी है, वो याद रखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज पैरेलल एक्सिस थियरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। पहले पैरेलल एक्सिस थियरम समझा देता हूं। सबको थियरम तो पता होता है कि ये सर ऐसा लिखते थे हमारे सर, लेकिन इसमें सारे टर्म पता होना चाहिए। ये न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो नया एक्सिस जहां पे भी फाइंड करना है, ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए। आड़ा टेढ़ा कोई पॉइंट पे तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, अबाउट सेंटर ऑफ मास ही होना चाहिए। ये m जो लिखते हैं वो टोटल मास जो उसमें होगा वो, और h इज अ पैरेलल या सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। चलो इसका एक एग्जाम्पल देता हूं समझाने के लिए, क्योंकि जनरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम बहुत गड़बड़ करके आते हो। देखो, एक रॉड लिया, रॉड के सेंटर ऑफ मास से जब रोटेट करते हैं ना तो फॉर्मूला बनता है ml स्क्वायर बाई 12। एक एंड से जब भी रोटेट करवाएंगे तो ये बनेगा ml स्क्वायर बाई 3। पर क्वेश्चन है इसको यहां से रोटेट कराओ L/4 डिस्टेंस पे दोनों से, तो जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे तो I तो ढूंढना है, मतलब ये तो ढूंढना है अपने को नए एक्सिस पे, ये तुम लोग को ml स्क्वायर बाई 12 ही लेना है। भले हमको यहां से पता है लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे जो चल रहा है वही लेना है, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 3 नहीं। हम जोश में आ जाते, क्यों जोश में आते? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलते पता है कि एक एंड से इसका डिस्टेंस फॉर एग्जांपल L/3 है यहां से, तो फिर हम जोश में आते हैं, हाँ इधर पता है ना तो ये पैरेलल एक्सिस लगा, अरे रॉन्ग है। अपना आंसर सेंटर ऑफ मास से ही लेके आने वाला है, इधर से नहीं आएगा, इधर से आया तो भी वो रॉन्ग होगा। तो याद रखना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते कैसे हैं। दूसरा होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला ही लेना है। जैसे इधर मैंने बार बार बोल रहा हूँ ICM लेना है, वैसे ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ही होना चाहिए, और ये दोनों इन द प्लेन होना चाहिए, ये दोनों इन द प्लेन होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर ये नहीं किया तो आंसर नहीं आता है। तो प्लीज ध्यान रखना, जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में से जो जाएगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा वही IZ बनेगा, जो इन द प्लेन होगा वो IX IY बनेगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया। अब थर्ड पार्ट जो इसका होता है वो होता है अबाउट टॉर्क, एंड फोर्थ इज अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो पहले टॉर्क के बारे में बात करता हूं। टर्निंग इफेक्ट इसका नाम होगा, दूसरा नाम है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, दोनों सेम ही हैं।
तो जो लीनियर मोशन में मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे टॉर्क बनता है। कैसे? तो मास को रिप्लेस करने का आई से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास दोनों सेम है, और यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला टॉर्क का है आर इंटू एफ। अब क्या होता है, फॉर्मूला तो हम रट्टा मार लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर इंटू एफ आई अल्फा हो तो ठीक है, लेकिन ये जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, तो आर हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए एफ से, आर हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए एफ से। अब इसका एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल समझ लो कि क्या होता है, कैसे यूज करना होता है। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, एक पुली लिया हुआ है और ये पुली लेट्स से सिलेंडर है, हॉलो सॉलिड सिलेंडर, और इस पे है ना वायर वाउंड करके रखा हुआ है, ये वायर या रोप, और यहां से एक पार्ट ओपन है, यहां से मुझे एक फोर्स लगाना है, और जैसे ही मैंने फोर्स लगाया ये घूमना चालू हुआ, बॉडी टर्न हुआ, टॉर्क आ गया पिक्चर में। तो ऐसे टाइप में हमारा फॉर्मूला होगा आई अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें जनरली पूछते हैं व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो अभी आई जो होता है वो सॉलिड सिलेंडर का होता है, जो हमको पता है सॉलिड सिलेंडर अगर सेंटर से रोटेट होगा तो बेसिकली सॉलिड सिलेंडर बनता डिस्क के ऊपर डिस्क रख के होगा, मतलब जो डिस्क का होगा वही होगा, दैट इज mr²/2। अल्फा ढूंढना है, आर कौन सा लेने का, तो ये रहा फोर्स और ये इसका रेडियस, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, फोर्स उसने दिया होगा कितना लगा रहे हैं हम लोग, तो अल्फा मिल जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी ऐसा रोटेट होने वाला है, टर्न होने वाला है, तो आपको टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है आई अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू एफ। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, क्वेश्चन सीसो टाइप का होता है। अब सीसो टाइप के क्वेश्चन में कैसा होता है, सीसो टाइप का मैंने बोला, और सीसो भी हो सकता है, दोनों बता देता हूं। चलो, सीसो टाइप के क्वेश्चन में ये एक फलक्रम होता है, ये रहा फलक्रम, यहां पे एक पर्सन बैठा है, मास उसका m1 है जो नीचे लगा रहा है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा है जो मास लगा रहा है m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अपने दोस्त को लेके आओ, इधर किधर तो भी बिठाओ ताकि ये ऊपर ना जाए। तो ये फलक्रम से सारे मेजरमेंट करने हैं आपको। फलक्रम से m1 लेट से d1 डिस्टेंस पे है, m2 d2 डिस्टेंस पे है, और ये d3 डिस्टेंस पे अगर है, तो आपका फॉर्मूला टॉर्क का लगने वाला है। क्योंकि ये रोटेट नहीं होगा, ये नीचे रोटेट नहीं कर पाएगा, ये नीचे रोटेट नहीं कर पाएगा, तो दोनों जगह जो टॉर्क लग रहा है उसको इक्वल करना है। लेकिन लिखते कैसे समझो, ये फलक्रम पे इक्वल टू साइन डाल दो, फलक्रम पे इक्वल टू साइन, ये साइड पे फोर्स के जगह मास लिखेंगे क्योंकि जी कैंसल हो जाएगा, मास इनटू आर, तो मास इनटू डिस्टेंस दैट इज m1 d1, और यहां से लिखना है तो m2 d2 प्लस m3 d3, ये अपना क्वेश्चन बनता है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, एक मीटर स्केल दिया होगा, ये एक मीटर स्केल, ये नाइफ एज, तो ये मेरा फलक्रम बन गया, बेचारा अभी फिलहाल सेंटर पे है ऐसा। लेकिन अब इसमें अगर मैंने इधर थोड़ा सा मास लगा दिया तो ये ऐसा नीचे चला जाएगा, तो मुझे फलक्रम को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी सीसो टाइप का ही क्वेश्चन बनता है कि दो साइड पे एक मास है, सेंटर ऑफ मास दूसरे साइड पे है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा।
कि कितना मास लगाना चाहिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये टॉर्क के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने बताया। एक तो ये होता है जहाँ पे पुली सिस्टम होता है, एक सीसो टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों पॉपुलर क्वेश्चन। वैसे ही पॉपुलर क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम में भी आते हैं। एंगुलर मोमेंटम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे पूछते हैं। तो जैसे मैंने इसका फॉर्मूला बनाया वैसे एंगुलर मोमेंटम का भी बनाता हूँ। लीनियर मोमेंटम का वैल्यू है m इंटू बी, तो इसका बन जाएगा I इंटू इसका वैल्यू होता है ओमेगा, L का वैल्यू हो जाएगा I ओमेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम जब सीखा था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम लिखते थे, वैसे यहाँ पे भी इनिशियल और फाइनल को इक्वल करना होगा। ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो ये I1 F1 इक्वल टू I2 F2। ये कभी लगाना है अपने को। तो दो केस ऐसे होते हैं जहां पे अपने को कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। पहला केस, एक बॉडी ऑलरेडी घूम रहा है, ये ऑलरेडी रोटेट हो रहा है भाई, ठीक है। इसके रोटेशन में हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट रख दिए यहाँ पे दो एंड पे, तो क्या हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो आपको ये लगाना है I1 F1 इक्वल टू I2 F2। अब क्वेश्चन क्या बोलेंगे, तो पहले इनिशियली कुछ रोटेट हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है 20 रोटेशन पर सेकेंड, और ये दो ऑब्जेक्ट डालने के बाद फ्रीक्वेंसी कितना होगा वो पूछा है, दो ऑब्जेक्ट का मास दिया होगा, तो ये लॉजिक लगाते हैं। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन में एक पर्सन यहाँ से ट्रैवल करके 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 इधर आता है, तो इसके फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर है जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होते जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होते गया तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा, मतलब फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ से वापस ट्रैवल करना चालू करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने लगेगा और तब उसका फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगा। तो ऐसे टाइप के लॉजिक लगाते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वैलिड आंसर। अगर वैलिड आंसर वर्ड आया यूज करने का, ये क्वेश्चन क्या होगा, पहले वो हैंड स्ट्रेच करके रोटेट हो रही थी, हैंड स्ट्रेच, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। लेकिन जब उसने हैंड फोल्ड किया, आपने हैंड फोल्ड कर लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, रोटेशन बढ़ गया। तो वैलिड आंसर ऐसा ही यूज करते कि पहले हाथ स्ट्रेच करके रोटेशन चालू करते, फिर एक बार रोटेशन आ गए तो फिर वो लोग हैंड फोल्ड कर लेते हैं, तो रोटेशन बढ़ जाते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो ये दो टाइप के जब क्वेश्चन होंगे तो इसमें एंगुलर मोमेंटम यूज करना है। रोलिंग मोशन इज डिलीटेड फ्रॉम दिस ईयर नीट सिलेबस, तो टाइम वेस्ट मत करो रोलिंग मोशन में। जितना मैंने बात किया है उतने टॉपिक पे फोकस करना है। हर एक का मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ट्राई करो। कुछ डिफिकल्टीज होती है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि काम इजी हो। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।